अगर वैल्यू आता है तो हम लोग ये बोलते हैं कि भाई हम लोग मिनिमम शियर एनफोर्समेंट देंगे, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट देंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही जो चीजें हैं वो इसकी सब पार्ट बने थे। अगर टाउ वी यू लेस देन होता है टाउ सी से, तो हम लोग फिर क्या बोलते हैं, इन दोनों के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो सेकंड वाला क्रिटिकल है, तो हम लोग ये बोल देते हैं कि मिनिमम शियर एनफोर्समेंट विल बी प्रोवाइड, कि भाई इतना तो देना ही देना है अगर टाउ वी यू का वैल्यू लेस देन है टाउ सी से, और ये लिखा गया इसके रिस्पेक्ट में, इतना तो आपको देना ही देना है। अब हम ये जानते हैं कि अगर इसका वैल्यू ज्यादा हो जाता है तो हम ये भी जानते हैं कि इनके डिफरेंस के लिए हम लोग रेनफोर्समेंट देते हैं। अगर इन दोनों के डिफरेंस के लिए रेनफोर्समेंट आ गया 30 और मिनिमम कहता है कि नहीं आपको 100 mm² देना है, इन दोनों के डिफरेंस के लिए वैल्यू आ गया 30 mm², बट मिनिमम कहता है कि आपको 100 तो देना ही देना है, तब उस केस में आप लोग 100 वाला वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। माने कि इन दोनों के डिफरेंस के लिए, इन दोनों के डिफरेंस के लिए जो शियर एनफोर्समेंट आया है वो किसी भी सिचुएशन में शेल नॉट लेस देन मिनिमम शियर एनफोर्समेंट, तब आपको मिनिमम देना ही देना होगा। लेकिन अगर इन दोनों का डिफरेंस जो आया है, इसके लिए जो स्टिल आया है शियर एनफोर्समेंट, अगर वो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट से ज्यादा है तब तो फिर वही दीजिए क्योंकि उसकी जरूरत है, राइट। एंड चौथा हो जाएगा, अगर टाउ वी यू का वैल्यू ज्यादा होता है टाउ सी मैक्स से तो सेक्शन विल बी रीडिजाइन। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम स्पेसिंग, कि भाई मैक्सिमम स्पेसिंग कितना दे सकते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसके अंदर, लुक एट दिस, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इन दोनों के बीच में मान लेते हैं ये शियर एनफोर्समेंट है, इनके बीच में मैं कितना स्पेसिंग दे सकता हूँ, तो ये स्पेसिंग ज्यादा नहीं होगी, ये एस मैक्स लिख रहा हूं मैं, ये ज्यादा नहीं हो सकती, किससे, शुड नॉट मोर देन मिनिमम ऑफ ये हो जाएगा 0.75 D और 300 mm, इन दोनों के मिनिमम से ये स्पेसिंग ज्यादा नहीं हो सकती। अगर इसका वैल्यू आ गया 150 और ये 300 है तो भाई ये जो स्पेसिंग है 150 से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर इसका वैल्यू जैसे मान लो 350 आ गया तो हम लोग ये बोलेंगे कि भी 300 से ज्यादा नहीं हो सकती। ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ द एनफोर्समेंट, सब में दो बार के बीच में, चाहे वो शियर एनफोर्समेंट हो, लॉन्गिट्यूडनल स्टील हो, चाहे कोई सा भी स्टील हो, दो बार के बीच में जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग 300 से ज्यादा कभी नहीं दी जाती है। मैं ऑलमोस्ट इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि साइड फेस एनफोर्समेंट में इसकी कहानी अलग है, ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा वर्टिकल स्ट्रिप के लिए, और इंक्लाइंड के लिए हो जाएगा D और 300 mm, इन दोनों के मिनिमम से ज्यादा नहीं हो सकती। सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें किसी को? एंड सबके डाउट जो है वो कवर हो गए। अब क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, ये सारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं न्यूमेरिकल पे, जो कि आपसे एग्जाम के अंदर 30 या 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और स्टेप मैं समझा देता हूँ कब कहाँ क्या और कैसे होगा, तो जरा सुनो ध्यान से और बिल्कुल देसी दिमाग लगाओ। तो इसमें हम लोग ये जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, देखो ध्यान से देखना। मैं ये जानता हूँ कि टाउ वी यू का वैल्यू हमें ट्रांसफर करना होता है, ये कंक्रीट की खुद की कैपेसिटी है और ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। तो मान लीजिए आपको जो है वो कोई भी एक बीम दे रखा है जिसकी डायमेंशन आपको गिवन है, बी और डी गिवन है, लेंथ गिवन है, लोड गिवन है, तो और मटेरियल FCK और FI गिवन है, और आपसे पूछा गया शियर के लिए डिजाइन करिए, यानी शियर एनफोर्समेंट के लिए आपको देखना है कि प्रोवाइड करेंगे नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो कितना के लिए क्या होगा, वो सारी बातें। तो जब मुझे लोड दे रखा है और स्पान दे रखा है तो मैं यहाँ से शियर फोर्स निकाल सकता हूँ WL/2 से। शियर फोर्स निकल गया तो टाउ वी यू निकल जाएगा, इसको फैक्टर्ड कर देंगे, तो इसको फैक्टर्ड कर देंगे तो ये हो जाएगा दैट इज द VU/BD। तो ये मेरे पास में शियर स्ट्रेस आ गया जो मुझे ट्रांसफर करना है। तो पहले तो ये सारी कहानी कर लेनी, क्योंकि ये निकलेगा तभी तो आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये निकालने के बाद सबसे पहले हम चेक करेंगे इससे
अगर इसका वैल्यू ज्यादा आ जाता है टाउसी मैक्स से, ज्यादा आ जाता है टाउसी मैक्स से, तो यहीं पे एक लाइन लिख देंगे, सेक्शन विल बी रीडिजाइन और क्वेश्चन खत्म। अगर 15 मार्क्स 20 मार्क्स का तो ये इतने में मिल जाएंगे। अगर टाउ वी यू का वैल्यू, आपको तो डेटा दे रखा है, तो अगर इसका वैल्यू ज्यादा आ जाता है टाउ वी यू का वैल्यू टाउ सी मैक्स से, तो सेक्शन विल बी रीडिजाइन और कहानी खत्म, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। बट जो डेटा आपको दिया जाएगा उसके रिस्पेक्ट में सामान्यतः ये ज्यादा नहीं रहता है। मान लेते हैं ये ज्यादा नहीं है, टाउ वी यू का वैल्यू जो है वो टाउ सी मैक्स से लेस है। जब लेस है इसका मतलब ये रहा कि इसमें शियर एनफोर्समेंट अगर जरूरत होगी तो दे सकते हैं, अगर जरूरत होगी तो दे सकते हैं। जरूरत को कैसे चेक करेंगे, टाउ वी यू और टाउ सी को कंपेयर कर लेते हैं। टाउ वी यू मेरे पास में निकला हुआ है, अब हम क्या कर लेंगे, टाउ सी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से, तो ये टाउ सी निकल गया। आपको ट्रांसफर करना है इतना, कंक्रीट की खुद की कैपेसिटी है इतनी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां से आपके पास में दो रास्ते निकल जाते हैं यहां से आपके पास में दो रास्ते निकल जाते हैं। क्या रास्ते होंगे, अगर उल्टा लिख दिया मैंने, अगर टाउ वी यू का वैल्यू, अगर इसका वैल्यू इससे लेस है, टाउ सी से लेस है, जो भी अभी आपने कैलकुलेट किया, अगर इससे लेस है, तब आप सीधा मिनिमम शियर एनफोर्समेंट के लिए आप क्या करेंगे, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, बात खत्म। ये लो, ये क्वेश्चन खत्म। अगर इसका वैल्यू इससे टाउ सी से अगर लेस आ जाता है तो आप मिनिमम शियर एनफोर्समेंट जो है, फॉर्मूला आपको पता, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, और आप उसको प्रोवाइड कर देंगे, खत्म बात, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन अगर मान लेते हैं इसका वैल्यू ज्यादा आ जाता है टाउ वी यू माइनस टाउ सी के लिए, तब क्या होगा, तब हम लोग जो है यहां से दो स्टील निकालेंगे। पहला निकलेगा टाउ वी यू माइनस टाउ सी के लिए, इससे हम लोग शियर एनफोर्समेंट निकालेंगे, और एक मिनिमम शियर एनफोर्समेंट कैलकुलेट किया जाएगा, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट कैलकुलेट किया जाएगा, और दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर इसका वैल्यू लेस आ गया इससे, तो फिर हम लोग ये बोल देंगे कि भाई ये वाला एनफोर्समेंट दे दो। अगर इसका वैल्यू लेस आ गया इससे, तो फिर मिनिमम शियर एनफोर्समेंट यहीं पे प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर ये ज्यादा आ जाता है तो फिर ये वाला स्टील हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? 30 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आपको। जो चीज मैंने यहाँ पे आपको सिखाई है उसको एक बार खुद से रिकॉल करो, कब क्या कैसे करना है। दिस इज कॉल्ड क्लियरिटी इन द कंसेप्ट, क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं। समय आपके पास 30 सेकंड्स, करिए। ही बता देगी कि यार इसमें ये करना है, फिर ये करना है, अगर ये हो गया तो ये करेंगे, और अगर ये हो गया तो ये करेंगे, बात खत्म। फिर वो चाहे 4 पेज में सॉल्यूशन दे रहा हो चाहे 1 पेज में दे रहा हो, आपको पेज से फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? चलिए, सो हियर इज द क्वेश्चन, नोट करिए इसको, फटाफट नोट करिए। कैपिटल डी का मतलब है ओवरऑल डेप्थ। mm पे जाता हूं तो क्या हो जाएगा इसका, अगर हम देखेंगे
तो मुझे जो बीम दे रखा है दैट इज द बीम, ये एक बीम दे रखा है, लुक एट दिस, दिस इज द बीम सेक्शन। और इस बीम सेक्शन में कुछ नहीं बोला जाता तो सिंपली सपोर्टेड मानते हैं, और इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा कुछ ऐसा। और यहाँ पे मुझे डायमेंशन दे रखा है, दिस इज द 250 mm, एंड ओवरऑल डेप्थ दे रखा है दैट इज द 500 mm, दिस इज द 500 mm, एंड 5 मीटर का लेंथ दे रखा है, तो L इज इक्वल टू 5 मीटर, दिस इज द वन। और इस पे जो लोड दिया गया दैट इज द 40 किलो न्यूटन पर मीटर, 40 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है? अच्छा क्वेश्चन उधर है, ये दे रखा है आपको इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, तो आपको अलग से कोई एड जो है डेड लोड शामिल नहीं करना, सब कुछ इसी के अंदर है। आगे क्या बोल रहा है, द बीम इज रेनफोर्स्ड विथ 4 बार 20 mm डाया एज टेंशन रेनफोर्समेंट। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसमें बोल देता हूँ दैट इज टेंशन रेनफोर्समेंट में मुझे जो है वो 4 बार दे रखी है, हियर इट इज। तो यहाँ पे मैं शो करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 बार 20 mm डाया एज टेंशन रेनफोर्समेंट, टेंशन रेनफोर्समेंट। आगे लिखा आउट ऑफ विच 2 बार्स आर कर्टेल्ड, 4 में से 2 बार कर्टेल की गई है। तो मैं इस चीज को यहाँ पे शो करूंगा तो क्या हो जाएगा, लुक एट दिस, यहाँ पे मैं कर देता हूं कुछ ऐसे, यहाँ पे कर देता हूं मैं कुछ ऐसे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील देखूंगा तो 4 बार 20 mm डाया का दिखेगा, और अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे अगर देखूंगा तो ये 2 बार 20 mm डाया का दिखेगा। क्लियर है? सेंटर पे 4 बार दिख रही है जो आपको शो हो रहा है, सपोर्ट पे आपको 2-2 बार दिख रही है, 2 बार कर्टेल कर दी तो 2 बार सपोर्ट से सपोर्ट तक जा रही है ना। तो ये बार आपके पास में जितना क्वेश्चन ने बोला उसके हिसाब से ये हो गया। नाउ एंड 2 बार 12 mm डाया एज कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 2 बार, ये आ जाएगा मेरे पास दैट इज 2 बार 12 mm डाया एज कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। तो ये तो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का वैसे कोई रोल होता नहीं है, तो इसको ओनली दिखाने के लिए रख देते हैं। डिजाइन द बीम अगेंस्ट शियर फोर्स। तो शियर फोर्स के लिए जब मुझे डिजाइन करना है तो भाई मुझे ये सारी कहा गया, अच्छा हटा दे, हट गया, चलो कोई नहीं। तो जो भी हमने बातें करी थी उसको उसके वो हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। डिजाइन द अगेंस्ट बीम अगेंस्ट शियर फोर्स यूज M20 कंक्रीट, Fe415 स्टील एंड कवर 50 mm। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट इज M20 कंक्रीट, Fe415 स्टील एंड DC का वैल्यू दे रखा है दैट इज द 50 mm, यानी कि कवर आपको जो दे रखा है दैट इज द 50 mm, दिस इज द 50 mm। ये डेटा आपको दे रखा है। अब माइंड के अंदर क्या चीज है, सबसे पहले तो मुझे कैलकुलेट करना है टाउ VU, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, जो कि दिया जाता है। ध्यान से देखो, पहला मुझे कैलकुलेट करना है टाउ VU, जो कि होता है VU डिवाइडेड बाय BD। कुछ मेथड के बारे में नहीं बोला गया तो LSM से करना है। RCC में अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है किस मेथड से करिए, तब हमेशा LSM से करना है। VU क्या हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जब मैं UDL लोड लगाता हूं तो इसका जो शियरिंग फोर्स का वैल्यू आता है दैट इज द WL/2। तो मुझे इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए शियर फोर्स, और इसके लिए शियर फोर्स आता है ये वाला, ये गिवन है, ये गिवन है, सब कुछ गिवन है। तो सबसे पहला हो जाएगा फॉर नॉमिनल शियर स्ट्रेस, फॉर नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ VU, इसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग निकालेंगे दैट इज द फैक्टर्ड शियर फोर्स, दैट इज द फैक्टर्ड शियर फोर्स, फैक्टर्ड शियर फोर्स जिसको हम लोग VU से डिनोट कर देते हैं। ये हो जाएगा WUL/2, और WU का वैल्यू क्या होगा,
मुझे जो लोड दे रखा दैट इज द नॉर्मल लोड। कैसे पता चला, कैसे पता चला? तो वापस चलो क्वेश्चन पे। सब्जेक्टेड टू आगे कुछ नहीं लिखा गया है या यहां पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है। अगर इसके आगे लिखा होता फैक्टर लोड या टोटल लोड, तब हमें जो है वो फैक्टर करने की जरूरत नहीं थी। अगर यहां लिखा होता सर्विस लोड, वर्किंग लोड या कुछ भी लिखा नहीं है, तो हम लोग इसको वर्किंग लोड ही मानेंगे और जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसको फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको क्लियरली देखना होगा कि क्या मेंशन है। सो यहां पे मेरे पास जो वैल्यू होगा दैट इज द, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 इंटू 40 इंटू 5/2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 150 किलो न्यूटन। दिस इज द 150 किलो न्यूटन। ये निकल गया, तो अब ये चाहिए। तो इसमें हम देखें तो B का वैल्यू कितना दे रखा है 250। स्मॉल d कितना होगा, तो 500 में से ये माइनस कर देते हैं। मैं इधर शो कर देता हूं। ओवरऑल डेप्थ को मैं इधर शो कर देता हूं। कैपिटल D इज इक्वल टू 500 mm और ये मैंने शो कर दिया कुछ ऐसे। तो स्मॉल d हो जाएगा दैट इज 500 माइनस 50, सो दैट स्मॉल d इज इक्वल टू 450 mm। 450 mm। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस दिया जाएगा दैट इज टाउ VU इज इक्वल टू VU अपॉन BD एंड VU इज इक्वल टू 150 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 250 इंटू 450। सो दैट वैल्यू इज हाउ मच? तो ये आ रहा 150 E3 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 450। So that value is 1.33 मेगापास्कल। इतना शियर मुझे क्या करवाना है, ट्रांसफर करवाना है। तो पहले मैं इसको यहीं पे चेक कर लूंगा टाउसी मैक्स से, कारण अगर ये वैल्यू टाउसी मैक्स से ज्यादा आ गया तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा और सीधा लाइन लिख देंगे सेक्शन विल बी रीडिजाइन, क्वेश्चन खत्म। तो इसको चेक करेंगे, चेक विथ टाउसी मैक्स, चेक विथ टाउसी मैक्स। तो टाउसी मैक्स क्या हो जाएगा, टाउसी मैक्स हो जाएगा M20 कंक्रीट के लिए, M20 कंक्रीट के लिए क्या हो जाएगा, फॉर M20 कंक्रीट, M20 कंक्रीट के लिए टाउसी मैक्स दिया जाएगा दैट इज 0.625 रूट FCK के द्वारा। टेबल को मैंने बोला था याद करना नहीं है, डेटा रटना नहीं है, लेकिन उसके फॉर्मूलेशन मैंने लिखवा दिए थे। तो LSM में वैल्यू होता है 0.625 रूट FCK, WSM में होता है 0.390 रूट FCK। सो यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा टाउसी मैक्स दैट इज 0.625 इंटू रूट FCK दैट इज द 20। सो हियर so that value is 2.8 megapascal. So the Tauci max value is 2.8 megapascal. So यहाँ से मेरे पास क्या हो रहा है, tau VU is less than Tauci max। तो अभी तक ओके हैं। ओके माने कि भाई ये जो है वो शियर के लिए डिजाइन किया जा सकता है, राइट। अगर ये ज्यादा हो जाता तो यहीं पे स्टेटमेंट लिख देते, कहानी खत्म। नाउ अब क्या करेंगे, अब हमें पता लग गया कि हमें जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो फिर दिमाग में आता कितने शियर के लिए, क्या मिनिमम दूंगा या कुछ वैल्यू आएगा, तो वो तो डिपेंड करेगा। इस वाली वैल्यू को टाउ VU को मैं टाउसी से कंपेयर करूं, यही होगा ना। तो तीसरा हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ टाउसी। हम ये जानते हैं टाउसी जो रहता है दैट डिपेंड्स ऑन, पहला हो जाएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील, एंड परसेंटेज ऑफ स्टील।
पहला हो जाएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील जो दिया जाता है दैट इज AST अपॉन BD इंटू 100। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे AST कौन सा लिखते हैं, जो सपोर्ट से सपोर्ट तक गया है, टेंशन वाला। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बार में से 2 बार को तो हमने कर्टेल कर दिया, उसका तो रोल होगा नहीं। बाकी जो 2 बार है वो सपोर्ट से सपोर्ट तक जा रही हैं। तो हम जो AST लिखेंगे उसमें ओनली ये वाला एरिया ही आएगा, 2 बार 20 mm डाया वाला। 4 अब नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। तो यहां से हो जाएगा मेरे पास दैट इज 2 इंटू 5/4 इंटू 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 250 इंटू 450 इंटू 100। सो दैट वैल्यू इज 2 इंटू 5/4 इंटू 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 250 इंटू 450 इंटू 100। So that value is 0.59 megapascal. Not megapascal. This is the 0.59 percentage. 0.59 percentage. क्लियर? तो अब ये आ गया हमारे पास में टेबल लिखा हुआ है। टेबल कहाँ है? ये रहा पीटी का टेबल। वेयर इट इज? हियर इट इज, हियर इट इज। हम जो है वो LSM मेथड यूज कर रहे हैं। M20 कंक्रीट दे रखा है और परसेंटेज ऑफ स्टील जो आया हमारे पास दैट इज द 0.59। तो 59 आया तो ये वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी, इन दोनों के बीच में होगी, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगी। तो ये डेटा मैं उधर लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज 0.50। इसको मैं टेबल फॉर्म में लिख देता हूं, फ्रॉम टेबल। तो ये हो जाएगा दैट इज द पीटी और दिस वैल्यू इज द टाउ सी। पीटी वैल्यू हो जाएगा 0.50 और 0.75। द वैल्यू इज 0.48 और 0.56 आई थिंक सो, 0.48 0.56 सही है। हमें वैल्यू निकालना है किसके लिए, दैट इज द 0.59 के लिए। तो फटाफट सब लोग इसका रफ में वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगा, क्विक। एक मिनट, ये 56 होगा, 0.558 आ रहा है, ये माय मिस्टेक है। ये वैल्यू आ रहा है 0.5585 आ रहा है, जिसको मैं लिख दूंगा, ये आ जाएगा 0.56। मैंने इसको कर दिया, तो ये 0.56 आ रहा है। इसके लिए वैल्यू बताइए कितना होगा। कृष्णन आपका बेटा टाउसी का वैल्यू गलत आ रहा है, टाउसी का वैल्यू गलत आ रहा है कृष्णन। चलो तो यहां से देखते हैं क्या होगा। टाउसी का वैल्यू अगर हम देखें तो इंटरपोलेशन में क्लास में बता चुका हूं। तो टाउसी का वैल्यू आ जाएगा 0.50 पे वैल्यू है 0.48। अब यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा इस पे डिपेंड करता है। वैल्यू बढ़ रहा है तो ये मैंने लिख दिया प्लस। अब हम क्या करें, इसके डिफरेंस का डिवाइड कर देते हैं, तो एक का डिफरेंस आ जाएगा। सो दिस इज द 0.56 माइनस 0.48 डिवाइडेड बाय 0.75 माइनस 0.50। ये एक का डिफरेंस आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो दैट इज द 0.56 माइनस 0.50। सो द टाउसी वैल्यू इज हाउ मच, 0.48 plus 0.56 minus 0.48 divided by 0.75 minus 0.50 into 0.56 minus 0.50. Here the value is 0.499.
here the value is 0.499 मेगा पास्कल, जिसको मैं लिख सकता हूँ टाउ सी इज इक्वल टू 0.50 मेगा पास्कल। ठीक है, 2 डिजिट में हम लोग लिख सकते हैं। तो कंक्रीट बिना शियर एनफोर्समेंट के खुद जो ले सकती है दैट इज द 0.50 मेगा पास्कल। हमें ट्रांसफर करना 1.33 मेगा पास्कल। तो नाउ अब हम यहाँ पे करें तो क्या हो जाएगा, नाउ यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि टाउ वी यू जिसका वैल्यू है 1.33 विच इज मोर देन दैट टाउ सी जिसका वैल्यू है 0.50 मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स shear reinforcement is provide इसमें क्या होगा, shear reinforcement प्रोवाइड किया जाएगा for tau v u माइनस टाउ सी। किसके लिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस के लिए। तो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वर्टिकल स्टीरअप। अब जो मैं लिख रहा हूं वो आप लगभग सारे क्वेश्चन में वर्टिकल स्टीरअप अगर आप ले रहे हैं और 2 लेग स्टीरअप ले रहे हैं तो जो मैं लिख रहा हूं वो सब में यही डेटा ले लीजिए। जितना पार्ट में लिख रहा हूं अलग से उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, टाउ वी माइनस टाउ सी वर्टिकल। तो ये हो जाएगा प्रोवाइड वर्टिकल स्टीरअप। अगर कुछ नहीं बोला गया तो वर्टिकल स्टीरअप देते हैं, वर्टिकल स्टीरअप हम देते हैं, वर्टिकल स्टीरअप हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा। अब इससे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, दैट इज शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय shear reinforcement जो हो जाएगा दैट इज VSU। तो VSU क्या होगा, दैट इज द VSU इज इक्वल टू टाउ VU माइनस टाउ सी इंटू B इंटू D। इन दोनों का डिफरेंस के लिए शियर आ गया, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स आ गया। इतने शियर को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग शियर एनफोर्समेंट देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज ये हो जाएगा दैट इज VSU इज इक्वल टू 1.33 माइनस 0.50, B हो जाएगा 250 इंटू D हो जाएगा दैट इज द 450। सो दैट VSU इज इक्वल टू 1.33 minus 0.50 into 250 into 450, that value is 93.375 किलो न्यूटन। इतने शियर फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए हमें शियर एनफोर्समेंट देना है। अब कौन सा दे रहे हैं, चलो तो वो मैं लिख देता हूं। यहाँ पे हो जाएगा डिजाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट, डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। तो यहां पे हम लोग बोल देते हैं प्रोवाइड 2 लेग वर्टिकल स्टीरअप ऑफ 8 mm डाया। यानी कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि भी हमारे पास में हम जो स्टीरअप दे रहे हैं वो हो जाएगा ऐसा वाला 2 लेग वर्टिकल स्टीरअप, और इसका जो डाया होगा दैट इज द 8 mm, और ये 2 लेग वर्टिकल स्टीरअप है। तो भाई इसका एरिया कितना होगा ASV, तो इसका जो एरिया हो जाएगा ASV दैट इज 2 इंटू π/4 इंटू 8 का स्क्वायर। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू π/4 इंटू 8 का स्क्वायर। So this value is 100.53। ये आप जो है मोस्टली जितने भी आप क्वेश्चन बनाएंगे वर्टिकल स्ट्रिप वाले उसमें आप इसको ले लीजिए कॉमन। ये सब में जो मैंने येलो कलर में लिखा है इसको आप कॉमनली सब में यूज कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करते हैं। अब यहां से मेरे पास में शियर एनफोर्समेंट निकालना है।
तो भाई शियर एनफोर्समेंट निकालने के दो तरीके हैं, एक तो मैं एरिया कैलकुलेट कर लूं, और दूसरा क्या, तो ऐसे समझो ये एक बीम है, सुनना ध्यान से, ये एक बीम है और यहां तक डी डिस्टेंस है, दिस इज द डी डिस्टेंस, और ये एक सेम बीम है और इसमें भी जो है यहाँ पे डी डिस्टेंस है, ये जो है इस तरीके से। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो मैं रेनफोर्समेंट दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ टाउ वी यू माइनस टाउ सी के डिफरेंस के लिए। यहाँ पे जो मैं शियर रेनफोर्समेंट यानी कि वर्टिकल स्टेप दे रहा हूँ इन दोनों के डिफरेंस के लिए। तो मैंने एक बार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बार दिया और इनके बीच में स्पेसिंग आ गया मेरे पास, मान लेते हैं 80 mm, मान लेते हैं 80 mm फॉर एग्जांपल। सेम डिस्टेंस डी के लिए अगर मैं इसमें स्पेसिंग देता हूं तो मान लो मैंने इस तरीके से दिया और दो बार के बीच में स्पेसिंग आ गया 100, ये आ जाएगा 200 mm। ये मिनिमम शियर एनफोर्समेंट के रेस्पेक्ट में है, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट के रेस्पेक्ट में है। दिस इज द बीम 1, इट इज द बीम 2, मतलब 1 और 2 है। आप मुझे ये बता दो शियर एनफोर्समेंट किस केस में ज्यादा है, मिनिमम वाला ज्यादा है यानी कि 2 वाला ज्यादा है या फिर 1 वाला ज्यादा है, ये बता दीजिए। सो हियर अगर मेरे पास में लेंथ अगर सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है और उस डिस्टेंस के अंदर अगर मैं दो बार के बीच में स्पेसिंग कम रखता हूं, इसका मतलब ज्यादा बार लगाई गई है। और अगर मैं उसी डिस्टेंस में दो बार के बीच में स्पेसिंग अगर ज्यादा रखूंगा तो दिखती सी बात है कम स्टील लगाया गया, कम बार लगाई गई है। तो यहां पे मेरे पास क्या निकल रहा है, जब ये स्पेसिंग ज्यादा है, ये स्पेसिंग ज्यादा है इससे, इसका मतलब ये वाला जो स्टील है वो ज्यादा होगा इस वाले से, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया आया है शियर एनफोर्समेंट का वो ज्यादा है मिनिमम से। क्लियर है? अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा मेरे पास में 60 फॉर एग्जांपल, तब क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा कि भाई इन दोनों के डिफरेंस के लिए जो एरिया ऑफ शियर एनफोर्समेंट आया है वो कम है मिनिमम शियर एनफोर्समेंट से, तो फिर इसको लेके आगे बात कर लेंगे। सिंपल भाई, लेंथ सेम है और उसके अंदर अगर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब वैल्यू कम है, हाँ या ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं यहाँ पे स्पेसिंग निकाल लेता हूं, मैं यहाँ पे स्पेसिंग निकाल लेता हूं, एक तो इसके रेस्पेक्ट में और एक मिनिमम के रेस्पेक्ट में। तो जिसकी स्पेसिंग कम होगी इसका मतलब उसका स्टील ज्यादा है, बात खत्म, राइट। तो मैं यहाँ पे स्पेसिंग कैलकुलेट कर लेता हूं, मैं यहाँ पे स्पेसिंग कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये अब ये इससे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा स्पेसिंग करस्पॉन्डिंग टू VSU, करस्पॉन्डिंग टू VSU का मतलब शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय शियर एनफोर्समेंट। तो ये दिया जाएगा दैट इज SVU इज इक्वल टू D इंटू ASV इंटू 0.87 FY डिवाइडेड बाय VSU, यही होता है, दैट इज द वैल्यू, हाँ या ना। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे देन व्हाट, इसमें पुट किया जाएगा D का वैल्यू है 450 mm, ASV का वैल्यू 100.53 इंटू 0.87 FY का वैल्यू दे रखा 415 डिवाइडेड बाय VSU, ये कितना आया था 93.375, so that value is 93.375 into 10 raised to the power 3। so यहां से मेरे पास में जो स्पेसिंग आ रहा है वो कितना आ रहा है, that spacing is
450 इंटू 100.53 इंटू 0.87 इंटू 415 डिवाइडेड बाई 93.375 E3. सो दैट वैल्यू इज 174.9. ये वैल्यू आ रहा 174.9 mm. तो इस शियर फोर्स के रेस्पेक्ट में हमारे पास स्पेसिंग कितना आ गया 174. दूसरा हम लोग निकाल लेते हैं स्पेसिंग करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम शियर एनफोर्समेंट. तो दूसरा हम लोग निकाल लेते हैं दैट इज स्पेसिंग करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट. इसके लिए हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं. तो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट क्या होता है दैट इज द ASV अपॉन BSV ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 FY. तो जब आप इसमें डेटा पुट करेंगे तो क्या होगा ASV दैट इज द 100.53 डिवाइडेड बाय B 250 इंटू SV ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 इंटू 415. सो यहाँ से SV आ जाएगा दैट इज क्या आएगा इसको सोल्व करेंगे तो 100.53 डिवाइडेड बाय B 250 इंटू A इज इक्वल टू 0.40 डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू 415. हियर इट इज. तो इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू दे रहा 362.96 mm. तो भाई मेरे पास में साफ साफ पता लग रहा है कि मिनिमम वाले के लिए स्पेसिंग ज्यादा है और टाउ वी यू माइनस टाउ सी के रेस्पेक्ट में स्पेसिंग कम है. तो इसका स्टिल ज्यादा है. अब ये स्पेसिंग एक्सेप्टेबल है या नहीं इसको चेक करना पड़ेगा मैक्सिमम स्पेसिंग से. तो इसको मैं चेक कर लेता हूं. चेक विथ मैक्सिमम स्पेसिंग. नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज चेक विथ मैक्सिमम स्पेसिंग. चेक विथ मैक्सिमम स्पेसिंग से वो वैल्यू ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर वर्टिकल स्टीरअप क्या होता है S max इज इक्वल टू शुड नॉट मोर देन मिनिमम ऑफ 0.75 D और 300 mm. तो जब आप इसमें डेटा पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.75 इंटू D दैट इज द 450 mm. सो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दैट इज 337.5 mm. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं SV max जो होता है दैट शुड नॉट मोर देन 300 mm. इस केस के लिए यही कंक्लूजन निकला. तो इसका मतलब वो स्पेसिंग हम लोग दे सकते हैं. तो फाइनली कंक्लूजन कैसे लिखेंगे इसके अंदर कंक्लूजन लिखा जाएगा सो 2 leg vertical stirrup of 8 mm dia is provided. हमारे पास में 174 आया था तो इसको लोअर 5 या 10 के ऑर्डर में लिख सकते हैं. ज्यादा बेटर होगा 5 के ऑर्डर में लिखना. लोअर वाले में प्रोवाइडेड एट द रेट 170 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग. तो ये सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ये सेंटर टू सेंटर होता है और ये आपके 30 मार्क्स हैं. चलिए तो अब इसको आप जो है कॉपी कर लीजिए. कहाँ गया चलो अच्छी बात बनाए रखे. यहाँ
जो इफेक्ट ऑफ एक्सियल फोर्स। चलिए, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद में एक नोट करके लिख लीजिए, नोट करके हेडिंग लगाइए, नोट करके हेडिंग लगाइए, इफेक्ट ऑफ एक्सियल फोर्स, इफेक्ट ऑफ एक्सियल फोर्स ऑन shear strength of concrete, effect of axial force on shear strength of concrete, shear strength of concrete। कंक्रीट की shear strength पे क्या फर्क पड़ेगा अगर बीम पे एक्सियल फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे पहले एक्सियल वर्ड को ही डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी बॉडी पे अगर ये मेरे पास में एक सेक्शन है, लुक एट दिस इज द वन, तो जहां कहीं पे भी एक्सियल वर्ड लिखा आता है, इस एक्सियल वर्ड की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट है, सोम की चीज है, वही बता रहा हूँ। जो चीज वहां पे देखेंगे वही चीज यहाँ पे सेम वैसा का वैसा चीज बता रहा हूँ, कोई अलग नहीं है। जहां कहीं पे भी एक्सियल वर्ड लिखा आता है, इसकी दो चीजें होती हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये कहता है कि किसी भी बॉडी पे अगर मान लीजिए जो है दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है P इधर और एक दूसरा लग रहा है Q इधर, तो पहला पॉइंट ये कहता है, एक्सियल वर्ड ये कहता है कि P मस्ट बी इक्वल टू Q होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। Q बराबर होने चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में रह सके, स्टेबल रह सके, और स्टेबल बॉडी के लिए स्ट्रेस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये कहता है, दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि भाई P और Q मस्ट बी कोलिनियर, ये और ये जो है वो दोनों कोलिनियर होने चाहिए। तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा दैट इज P एंड Q मस्ट बी कोलिनियर, कोलिनियर, दोनों कोलिनियर होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो क्या होगा? अगर नहीं होते हैं, मान लो मेरे पास P यहाँ लग रहा है, Q यहाँ लग रहा है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम नहीं है, मतलब कोलिनियर नहीं है। अगर ऐसा हो गया तब उस केस में क्या हो जाएगा? ये स्लाइस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो है वो सेक्शन शियर में आ जाएगा, राइट। तो ये वाला पार्ट इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मे बी बेंडिंग इंड्यूस और मे बी इसका जो शेप है वो डिस्टोर्ट होके कुछ ऐसा हो जाए, तो शियर आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि P और Q मस्ट बी कोलिनियर होना चाहिए ताकि हम लोग जो है वो शियर को जीरो कर सके, ठीक है। और अगर ये 3D के लिए बात करें तो कोप्लेनर भी होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो एक्सियल वर्ड का अगर मैं कंक्लूजन देखता हूं, तो एक्सियल वर्ड का कंक्लूजन होता है नो शियर। नो शियर माने शियर जीरो होगा, शियर क्या हो जाएगा दोस्तों? शियर इक्वल टू जीरो। अगर जहां कहीं पे भी एक्सियल वर्ड लिखा आता तो शियर जीरो होगा,
शेयर मतलब वहां पे नहीं होगा। अब एक्सियल जो होता है, अगर ये तो हो गया एक्सियल वर्ड को लेके, ठीक है, तो ये एक्सियल वर्ड को लेके कहानी हो गई। अब आते हैं एक्सियल लोड को लेके। एक्सियल लोड को लेके, एक्सियल लोड दो तरीके के होते हैं, एक हो जाएगा टेंसाइल लोड और दूसरा होता है कंप्रेसिव लोड। दूसरा होता है कंप्रेसिव लोड। बराबर होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए, एंड सीजी पे एक्ट करना चाहिए, एंड एक्ट ऑन सीजी, एक्ट ऑन सीजी, सीजी पे एक्ट करना चाहिए ये, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गया। और ये दो तरीके के होते हैं, एक्सियल टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड, टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड। तो ये हो जाएगा मेरे पास में पीटी टेंसाइल लोड, दिस इज द पीटी टेंसाइल लोड। और अगर मैं किसी बॉडी पे लगाता हूं तो ये हो जाएगा दैट इज द पीसी कंप्रेसिव लोड, दिस इज द पीसी कंप्रेसिव लोड, राइट। तो ये हम लोग यहाँ पे जानते हैं। चलो नाउ अब यहाँ पे हम बात करें, ये तो एक्सियल और एक्सियल लोड का एक्सप्लेनेशन हो गया, जो आपको ध्यान रखना है क्या होता है, किस तरीके से होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई एक्सियल लोड का शियर स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, शियर स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये तो आप खुद ही बता सकते हैं, कोई इसमें हेडेक है नहीं। कैसे बता सकते हैं, तो ये मेरे पास में बीम सेक्शन है, ध्यान से देखिएगा और आप सबको बताना है, मैं आंसर नहीं दूंगा। यहाँ पे होगा कुछ ऐसे, यहाँ पे होगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, ठीक है। इसके ऊपर जो लोडिंग लग रहा है ये ट्रांसवर्स लोडिंग है, दिस इज द ट्रांसवर्स लोडिंग। और ये बीम ऐसे बेंट होगी, लुक एट दिस, इस तरीके से बेंट होगी, ऐसे बेंट होगी तो यहाँ पे फ्लेक्चरल क्रैक आएगा, दिस इज द फ्लेक्चरल क्रैक। आएगा नहीं आएगा, हाँ या ना। अब आप ये बताओ, सिंपल सी बात है कि ये तो ट्रांसवर्स लोडिंग लग रहा है, हम बात कर रहे हैं एक्सियल लोड का। तो दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कौन सा लोड लगा देते हैं, यहाँ पे पहले मैं कंप्रेसिव लगा देता हूँ। मान लो मैं कंप्रेसिव लोड लगा देता हूँ, भाई एक्सियल लोड तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, मैंने कंप्रेसिव लोड लगा दिया। टेल मी, अगर ये जीरो है तो ये इजीली बेंड कर जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब मैंने एक्सियल लोड लगाया तो क्या ये बीम उतनी ही आसानी से बेंड कर जाएगी, या फिर जो है वो थोड़ा रुक के डिले, मतलब थोड़ा रुक के बेंड होगी, रुक के मतलब ज्यादा लोड लेके बेंड होगी। टेल मी, अगर मैं कंप्रेसिव लोड लगाता हूं तो क्या जिस लोड पे, अगर ये जीरो रहता है तो जिस लोड पे पहला फ्लेक्चरल क्रैक आया, अगर मैं उस पे एक्सियल लोड लगा दूं कंप्रेशन का, तो क्या उसी लोड पे वो क्रैक मिल जाएगा क्या? से यस और नो? आंसर होगा नहीं। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स क्या करेगा, ये इस क्रैक को डिले कर देगा। मींस ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। तो कंप्रेसिव फोर्स जो रहता है वो कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा और फर्स्ट फ्लेक्चरल क्रैक को डिले कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये दबा रहा है तो बेंट नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी तो फिर काफी लोड लेने के बाद में ये क्रैक देगी। अब इसका उल्टा, अब इसका उल्टा, अगर मैंने यहाँ पे पीटी टेंसाइल लोड लगा दिया, मान लो मैंने टेंसाइल लोड लगा दिया, तो क्या होगा, जैसे ये बेंट करना शुरू करेगी ये एक्सियल लोड और उसको खींचने में और उसको जल्दी बेंट होने में हेल्प करेगा। तो और जल्दी बेंट होने में हेल्प करेगा तो क्या होगा, ये जिस लोड पे पहले क्रैक आ रहा था उससे पहले क्रैक आ जाएगा, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है और इसके अंदर। मींस ये टेंसाइल लोड क्या करता है, कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है और फ्लेक्चरल क्रैक को एक्सीलरेट कर देता है कि जल्दी हो जाए। ठीक है ना? तो ये सोच समझ के आंसर दे सकते हैं, कोई इश्यू है नहीं इसमें, राइट। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लगाइए और ये फटाफट लिख लो साइड के अंदर कहीं, हालांकि सोम का है बट लिख लीजिए क्विकली। स्पेसिंग कैसे आई समझ नहीं आया बेटा। 174 हमारे पास वैल्यू आया था सेक लास्ट क्वेश्चन में,
तो हम लोग उससे लोअर वाला 5 के ऑर्डर का पॉइंट लिखिए, shear strength of concrete reduced due to, इसके नीचे पॉइंट लिखिए, shear strength of concrete reduced due to axial tension, shear strength of concrete is reduced due to axial tension, reduced due to axial tension because it accelerate the first flexural crack in concrete. It accelerate the first flexural crack in concrete. First flexural crack in concrete because it accelerate the first flexural crack in concrete. Next point, shear strength of concrete improved. पहले वाले में क्या हुआ था, रिड्यूस हुआ था, टेंशन में रिड्यूस होता है और कंप्रेशन में इंप्रूव होता है। तो shear strength of concrete improve in presence of axial compression, because it delay the first flexural crack in concrete, because it delay the first flexural crack in concrete, चले तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा दोस्तों, दिस लुक एट हियर। तो एक्सियल कंप्रेशन में कंक्रीट की जो हम लोग शियर स्ट्रेस लेते हैं वो हम लोगों को पता चला कि अगर एक्सियल लोड भी लग रहा है तो उस केस में क्या होगा, कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी, यानी कि टाउ सी वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। तो मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ टाउ सी क्या होगा, दैट इज द टाउ सी एम। मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ टाउ सी इज, ये हो जाएगा, दैट इज मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ टाउ सी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं टाउ सी एम। तो मॉडिफाइड वैल्यू क्या होगा, डेल्टा इंटू टाउ सी। ये वैल्यू हम लोग ठीक वैसे निकालेंगे पीटी और ग्रेड ऑफ कंक्रीट से, उसको डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि फैक्टर है एक्सियल लोड की वजह से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नया जो वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर द बेंडिंग और एक्सियल लोड कंबाइंड इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है दैट इज मिनिमम ऑफ 1 + 3 PU अपॉन FC के BD और 1.5। ये जो वैल्यू है आपके पास दैट इज ये आ जाएगा LSM के अंदर, इन LSM। और WSM में वैल्यू देखोगे तो डेल्टा का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज मिन ऑफ, ये हो जाएगा 1.0 + 5 PU डिवाइडेड बाय FC के B इंटू D और 1.5, ये हो जाएगा इन WSM। तो LSM में दोनों इक्वेशन सेम है, LSM में 3 है और WSM में 5 है, रेस्ट ऑल आर सेम, ऑल आर नॉट सेम। WSM में यहाँ पे P होगा
और यहाँ पे PU होगा, ध्यान रखिएगा, लिखो। ये मॉडिफाइड वैल्यू कंप्रेशन के लिए है ना, क्योंकि डेल्टा का वैल्यू 1 होगा या उससे ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये कंप्रेशन के लिए है, टेंशन के लिए वैल्यू नहीं है, टेंशन में तो उल्टा कम हो रही है, राइट। तो ये मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ टाउ सी फॉर कंप्रेशन, फॉर कंप्रेशन, कंप्रेशन के लिए हम लोग लिख रहे हैं। चलिए, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजाइन ऑफ द सीयर एंड इसके प्रॉब्लम बनाइए। अक्सर इसमें जो जो पॉइंट हमने लिखे हैं अभी तक जो मैंने देखे हैं, जितने भी स्टेट PSUs हैं और जितने भी एग्जाम हैं, उसमें आपके नोट्स से क्वेश्चन बन जाएंगे। गो थ्रू द नोट्स प्रॉपरली, अगर कोई डाउट रहता है देन डिस्कस विद मी, ओके। यहाँ से 1-2 पेज छोड़ दीजिए, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, हो सकता है आपको कुछ, जैसे मान लो कुछ फैक्ट और मिल गया या कुछ ऐसी चीज, तो उसको लिखने के लिए जगह रहे। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, दैट इज द न्यू चैप्टर एंड द नेम इज बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ। JN पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। JN पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कारण इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है, और ये बहुत बार पूछे जाते हैं सारे के सारे। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, कैसे निकालते हैं, किस तरीके से ये जो है वो चीजें होती हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉन्ड को लेके। चलिए, तो मैं चाहता हूं सब लोग आंसर दे, व्हाट डू यू मीन बाय द बॉन्ड, व्हाट डू यू मीन बाय द बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है, टेल मी, डिफाइन द बॉन्ड। मैं ये नहीं बोल रहा कि आरसीसी की बात कर रहा हूं या और किसी की बात कर रहा हूं, नॉर्मल क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉन्ड, दैट्स ऑल, टेल मी। तो बॉन्ड को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, बॉन्ड को डिफाइन मैं ऑलरेडी क्लास के अंदर बता चुका हूं। बॉन्ड को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर कोई भी दो मटेरियल एक साथ रखे गए हैं और
इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर ये बेंट हो रही है तो ये भी उतना ही बेंट हो रही है, यानी कि इस सतह पर जितना स्ट्रेन आ रहा है ठीक उतना का उतना यहाँ आ रहा है। आ रहा समझ में? तो अगर ये दोनों एक जैसा बिहेव कर रही है कॉन्टेक्ट सरफेस पे, इसका मतलब दोनों में रिलेटिव मूवमेंट नहीं है, तो फिर इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कि भाई ये दोनों जो है वो बॉन्ड के अंदर हैं। क्लियर है? अगर अच्छा ये जो इंटेंसिटी